अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद है सियासी जोड़ तोड़ के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते जुदा करके अपनी एक नई सियासी जमात बनाने वाले और आने वाले इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बनने के दावेदार होने के साथ साथ ये भी ऐलान करने वाले कि अपने जितने भी सियासी हरीफ हैं उन सबको वो पिछाड़ देंगे। मैं परवेज खटक साहब की बात कर रही हूँ, वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। कुछ बात करेंगे आज उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे राज हैं या कौन सा ऐसा सीक्रेट है या गीदर सिंगी है जिसकी वजह से वो इतने पुरएतमाद हैं कि वही वज़ीर आला होंगे खैबर पख्तूनख्वा के। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है केपीके के अंदर, वो क्या समझते हैं कि वो उसको तोड़ पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर, एक तो आगाज यहीं से कर लेती हूँ कि नौशहरा में सर जो शमूलियती जलसा था उससे खिताब करते हुए आपने बहुत पुरएतमाद अंदाज में कहा कि अगला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मैं ही हूँगा। और फिर जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा कि जितने भी आपके सियासी हरीफ हैं उन्हें पिछाड़ने का भी जो है ऐलान किया, दावा किया आपने, बल्कि आपने कहा कि जो भी मेरे खिलाफ ज्यादा बात कर रहा है उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आपसे यही पूछ लूं कि सर इतना एतमाद, एक सियासतदान को पूरा एतमाद तो नजर आना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा एतमाद कहाँ से आ रहा है आपके अंदर? देखिए, बहुत ज़्यादा एतमाद इसलिए आता है कि एक मैं सियासी आदमी हूँ और अगर एक टारगेट मैंने लिया हुआ तो मेरे एम है कि मैं वहाँ पहुँचूँ। जब आप अपना एम बना लेते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं जो इतना पुरएतमाद हूँ कि मुझे यकीन है कि मैं ज़िंदगी में जब भी कोई टारगेट लिया और एम किया, अल्लाह ने कामयाबी दी। तो मुझे अल्लाह पे यकीन है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, उनमें से वो लोग शामिल हो जो जिसके बैक पे हज़ारों वोट हैं। तो इंशाल्लाह मुकाबला भी करेंगे और जीतेंगे भी। तो ये अगर मैं कहूँ कि हम नहीं जीतेंगे तो फिर क्या सियासत हुई, फिर क्यों मैदान में? मैं इस एम के साथ आया हूँ कि हमने जीतना है और हमने मुखालिफिन को शिकस्त देना है। उसके लिए सियासी बड़े हरबे हैं, ग्रुपिंग करनी पड़ती है डिफरेंट ज़िलों में, इलाकों में। कई ऐसी पार्टियाँ हो सकती हैं उनसे मैं सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरी ऑलरेडी बातें चली है। तो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट, हमारा सूबा अलग है, पंजाब सेपरेट है, यहाँ हज़ारा की डायनामिक्स और है, साउथ की डायनामिक्स और है, मलाकंड की और है और पेशावर रीजन की और है। तो मुझे सबकी डायनामिक्स पता है, मुझे सारे फैमिलीज पता है, मेरे राब्ते सबके साथ हैं और मुझे तकरीबन 60-70% तो मैं कवर कर चुका हूँ। इंशाल्लाह चंद दिनों में और भी अच्छे लोग आ रहे, तो मैं इस एम से इलेक्शन लड़ूंगा और लड़ रहा हूँ कि मेरा टारगेट है कि इस सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन अक्सरियत में आए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि यही एम होना चाहिए किसी भी सियासतदान का। सीट एडजस्टमेंट पर भी मैं आपसे तफसील से बात करती हूँ, लेकिन सर इसी जलसे के अंदर आपने दो जो है वो कौमी असेंबली की और आई थिंक 5 सूबाई असेंबली की नशस्तों के हवाले से ऐलान किया कि आप खुद लड़ेंगे, आपके बेटे लड़ेंगे, आपके दामाद लड़ेंगे। सर, अब तनकीद ये की जा रही है कि एक तरफ आप कहते हैं कि बहुत से इलेक्टेबल्स और काबिल जिक्र शख्सियात आपके पास आ रही हैं, दूसरी तरफ आप अपने पूरे खानदान को इलेक्शन लड़ाने का कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई कमजोरी है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आप ही का खानदान जो है वो संभाल सकता है आपकी जमात को? हमने टारगेट दिया हुआ है कि हम खड़े करेंगे, हो सकता है हमारी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो नौशहरा तो मेरा है, नौशहरा ने सारी उम्र हमें जिताया। जब मैं PTI में था तो 2013 में भी 7 सीट जीते, 2018 में कंप्लीट स्वीप किया जब मैं पीपल्स पार्टी था, उस वक्त भी तकरीबन 4 सीटें हम जीते। तो मैं शेरपाव में था, उस वक्त शेरपाव का कोई वोट नहीं था, फिर भी हम 2 सीटें जीते। तो मुझे तो नौशहरा का इशू कोई नहीं है। मैं इंशाल्लाह जिसको सपोर्ट करूँगा वो जीतेगा। बाकी सूबा है उसमें मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम निकले, क्योंकि हम ऐसी बात नहीं कर रहे। ये लोग आ रहे हैं, बाग दिखा रहे हैं कि हम ये करेंगे, हमें मौका दो। हमने तो करके दिखाया। 5 साल मैंने यहाँ हुकूमत की, बेहतरीन रिफॉर्म्स किए, पुलिस को बेहतर किया, हेल्थ को बेहतर किया, एजुकेशन में रिफॉर्म लाए, टीचर को हाजिर किया, रिजल्ट बेहतर किए स्कूलों के, रिश्वत पे हाथ डाला, सेहत कार्ड दिया, बिलियन ट्री बनाया, सुनामी शुरू की, हमने BRT बनाया, स्वात मोटरवे बनाया सूबाई हुकूमत से, हर ज़िले में तरक्की की है, बिजली की मद में, गैस की मद में, सड़कों की मद में। किसी ज़िले में कोई नहीं कह सकता कि मेरे दौर में उधर तवज्जो नहीं दी गई। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ और लोग समझदार हैं, उनको पता है कौन डिलीवर करने वाला है, कौन प्रैक्टिकल काम करने वाला है। सर, आप कह रहे हैं नौशहरा आपका है, लोगों को पता है डिलीवर कौन करने वाला है, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि मतलब यहाँ पर मैं जिसको मर्जी खड़ा करूँ, नौशहरा मेरा है। सर, तो ये मौरूसी सियासत की फिर एक कड़ी ना हुई कि क्योंकि नौशहरा मेरा है तो फिर मेरे ही बेटे होंगे, मेरे ही बच्चे होंगे, मेरे ही दामाद होंगे?
ये किसी को इससे क्या ताल्लुक है? मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ इस मुल्क में पूरी एक डिबेट है, ताल्लुक तो है ना? ये बेवकूफ़ है जो बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में सारे खानदान मौरूसी सियासत करते हैं। हाँ। और कर, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे पंजाब है, चाहे सूबे में। अगर मुझे उससे बेहतर कैंडिडेट मिला मैं ज़रूर खड़ा करूँगा। अभी तो खैर एक ऐलान है जो मैं कर रहा हूँ। अब आपको क्या इसके फिक्र है कि मैं मौरूसी हूँ, जो मर्जी हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मैं आज़ाद हूँ। मुझे वोट देगा अपनी खिदमत पे तो मैं जिस तरह वोट लूंगा, ये मेरी मर्जी है। आप लोगों का क्या काम है इससे? सर मैं एक सहाफ़ी भी हूँ, इस मुल्क के अवाम का हिस्सा हूँ। सर इतना सवाल तो बनता है ना कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आप कानून पास करें कि कोई मौरूसी सियासत नहीं होगी। आप कानून में कोई ऐसी बात नहीं, जब कानून इख्तियार देता है, जमहूरियत इख्तियार देता है, कौन होता है कि हमें रोके कि तुम ये ना करो? सर हर चीज कानून नहीं होती ना, कोई चीज अखलाकियात के अखलाकियात आपको पता है इस मुल्क में क्या अखलाकियात है? चोर आते हैं, लूटते हैं, ये अखलाकियात है। इसको आप अखलाकियात समझते हैं? प्लीज ऐसी बात ना करें जो मतलब है कि कोई सेंस ही नहीं रखता। मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, ग्राउंड पे काम करता हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा कैंडिडेट मिला, मैंने 2 कैंडिडेट्स को जिताया। अब वो साथ नहीं खड़े हो सके क्योंकि उन्होंने खिदमत नहीं की। तो हम तो हर हल्के में, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। मौरूसी वो होती है कि घर से उठा। मेरे बच्चे पिछले 20 साल से दिन रात हर हल्के हर गांव में मौजूद है। ऐसा कोई ख़ानदान नहीं है पाकिस्तान में कि रोज़ दिन रात मेरे बच्चे, मेरे नेफ्यूज़, मेरे रिलेटिव, 40-50 लोग मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त दिन रात लोगों की खिदमत करते हैं। तरक्याती काम भी किए हैं, तहसील और उसका भी ख्याल करते हैं, लोगों का गमी खुशी में भी जाते हैं। जब दिन रात हम मेहनत करें, दिन रात हम लोगों में हाजिर हों, तो फिर क्या बात है? मौरूसी क्या होती है? खिदमत की बात होती है। अगर मेरे बच्चे घर से सोए उठ के आ जाएं तो फिर तो इसका मतलब है कि मैं मौरूसी वो होती है कि आप ग्राउंड पे नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा ख़ानदान दिन रात ग्राउंड पर है। तो मैं जब खिदमत हम करते हैं तो ऐसा कोई अच्छा मुझे कैंडिडेट मिलेगा, ज़रूर मैं उसके साथ सीट भी दे दूंगा। अच्छा, आपने कहा कि किसके साथ और चोर उठ के आ जाते हैं, कौन कहता है? आपने एक और जगह भी स्टेटमेंट दी कि मैं ऑपोजिशन में बैठना पसंद करूंगा लेकिन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। सर कौन चोर हैं इस मुल्क के अंदर? यहाँ बहुत से, मेरे ख्याल में अगर ये पाकिस्तान में देखें तो ये जितने सियासी लीडर्स आए हैं सारे चोर हैं। ये तो मुजरिम है इस मुल्क के। ये मुल्क को कहाँ लेकर? आप लोग कभी बोलते नहीं है, आप सच बोला करें ना। ये मुल्क को तबाही पर कौन ले गया? 75 साल से हुकूमत में कौन है? क्योंकि फैसले वज़ीर आज़म करता है। इस मुल्क के जो वज़ीर आज़म आया, कौन सी उसने पॉलिसी दी, कौन सा उसने डॉलर बढ़ाया, कहाँ पर उसने इंडस्ट्री लाए, कहाँ पर अदालतों में इंसाफ लेकर आए, कहाँ पर इस मुल्क के कर्जे कम हुए? ये तो कर्जे लेते रहे, मज़े करते रहे। वापसी का वक्त आया, आवाम डूब गए, महंगाई में तबाह कर दिया। यही तो हमारे मुजरिम है इसमें। मैं तो आया हूँ, मैं खुल के कहता हूँ कि इन्होंने इस मुल्क को तबाह किए। ये मुजरिम है इस मुल्क में, क्योंकि वो मुल्क जो उनसे पीछे तो आगे चले गए। जिस मुल्क को याद रखें, जिस मुल्क को अल्लाह ने ईमानदार लीडर दिया, वो मुल्क तरक्की कर गया। दुनिया की तारीख़ है। आपको भी कहता हूँ, आप मुल्क, किसी मुल्क जो तरक्की याफ्ता है उस पर उंगली रखें, आप चेक करें कौन से साल में तरक्की हुई, फिर चेक करें उसमें लीडर कौन था। ईमानदार लीडर आया और एक मुल्क को उठा लिया। मिसाल आपके सामने बांग्लादेश की है। बांग्लादेश का क्या हाल है? वो मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान को खाता था। मुजीबुर रहमान चीखें मारता था कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आ रही। आज वो बांग्लादेश, एक औरत आई, 10 साल हुकूमत की। आज देखें ना, बांग्लादेश में तरक्की हो रही है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कारखाने आ रहे, क्योंकि ईमानदार लीडर आ गई। अल्लाह करे इस पाकिस्तान में ईमानदार लीडर है। देखें पाकिस्तान उठता है कि नहीं। ये जो बात सर आप कह रहे हैं कि जो रिवायती सियासी जमातें हैं या सियासतदान हैं, आपने मुझे कहा कि आप सच बोलें, ये सब लोग चोर हैं, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, बैकग्राउंड में अगर चले जाएं। सर 2 बातें, एक तो ये कि ऐसा नहीं लगता कि ये साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का ही वो है, नैरेटिव है, बयानिया है। उन्होंने भी हर किसी को बिला तफरीक कहा कि सब इस मुल्क के अंदर चोर है। मैं ये नहीं कहता कि चोर है, चोर तो अल्लाह उसका हिसाब करेगा। मैं कहता हूँ इस मुल्क के साथ इन्होंने धोखा किया, ये मुजरिम है। ये महंगाई इनकी वजह से, क्योंकि कर्जे लिए, कर्जे ना लेते तो हमारे पास शराइत ना आती, हम IMF की ग़ुलामी ना करते, हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी ना करते। ये अगर इस मुल्क को चलाते, सही इन्वेस्टमेंट करते, सही पॉलिसी देते, मुल्क तरक्की करता, इंडस्ट्री बनती, एक्सपोर्ट बढ़ता, डॉलर आता। बताए ना कोई। आज चलो आज बता दें इनके पास कौन सी फेडरल में कौन सी पॉलिसी, कि इस तरह डॉलर कैसे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, महंगाई कैसे कम होगी। आप अब भी इमरान खान के बयानिया से इत्तेफाक करते हैं ना, जो वो कहते थे, फिर वो मतलब ये जो बातें करते थे कम से कम ठीक करते थे, आप कह रहे हैं। मैं इत्तेफाक उस वक्त करता था, लेकिन मैंने उसको देखा, उसमें भी वो नहीं था। उसने कौन सी पॉलिसीज अच्छी बनाई?
उसने कौन से डॉलर इस मुल्क में लाए? जैसे तकरीर में कि डॉलर की बारिश होगी, किधर होगी? हम तो डूब गए, लोग आसमान पे चले गए, हम ज़मीन में डूब गए। यहाँ पर कौन से कारखाने लगे, यहाँ कौन सी इन्वेस्टमेंट आई, यहाँ पर हमारी कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ी? तो यहाँ पर तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा। ये लोग जिम्मेदार हैं। अगर हमारे पाकिस्तानियों में अकल हो, सोच करे, मैं मिन्नत करता अपने मुल्क के लोगों को कि खुदारा इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लीडरों ने इस मुल्क को इस नैज पर ले गए। दुनिया तरक्की कर गई, दुनिया में खुशहाली आ रही है, मुल्क बेहतर हो रहे। आपने सारी दुनिया देखी होगी, सुन भी रहे। कौन सा मुल्क हमारे तरह डूबा हुआ है कर्जों में? वो मुल्क होगा जो कि अफ्रीका में होगा, जिनके पास कुछ नहीं होगा। हम तो डूब गए हैं, अब निकालेगा कौन? अच्छा, आप कहते हैं पॉलिसीज नहीं हैं। आपने कहा कि चले मैं चोर नहीं कहता, लेकिन इन सब ने मुल्क के साथ धोखा किया, इनके साथ मुल्क के साथ कोई भी सिंसेयर नहीं था। सर फिर उसके बाद आप कहते हैं मैं सीट एडजस्टमेंट भी करूंगा, तो सर फिर बाकी लोग तो यही हैं, वही टिपिकल ट्रेडिशनल धोखेबाज आपके। नहीं, मैं हो सकता है इस ट्रेडिशनल लीडर्स की पार्टियों से ना करूँ। हमारे यहाँ पर छोटी छोटी और भी पार्टियाँ जो सूबे के सियासत करते हैं। मैं तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर टैक्सेशन का निज़ाम ही ठीक नहीं। देखिए सारी दुनिया, वो ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं उनका ज़रा देखें, वो तो सारे डॉक्यूमेंटेड है। हर एक बंदे का पता है कि कौन है, कितने आमदन है। आज लोग जो बाहर फिरें, सड़कें, गाड़ियाँ, बंगले देखते हैं, वो अमीर है और मुल्क डूब रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, टैक्सेशन का निज़ाम चोरी का। और जब तक आप फूल प्रूफ सिस्टम नहीं बनाएंगे, दुनिया की तरह डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे। आज अमेरिका, यूरोप का अनडॉक्यूमेंट कर दो, हफ्ते में देखो उनका क्या हाल होता है। यहाँ तो टैक्स भी नहीं, टैक्स ले सबसे लें तो ये टैक्स नीचे गिर जाएगा। जब तक सब टैक्स नहीं देंगे तो महंगाई ख़त्म नहीं होगी, बिजली सस्ती नहीं होगी, गैस सस्ता नहीं होगा। ये कौन सा इंसाफ है कि कर्जे लो और ताड़ियाँ बजाओ, और फिर कर्जे के वापसी के लिए और कर्जा लो, सूद भी दो, शराइत पर महंगाई भी डालो। हम तो गुलामी में काम करें, और गुलामी किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से गुलामी है। एक तो उसको कैसे तोड़ सकते हैं, इस पर भी आपसे बात करती हूँ। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के लिए आपका क्या विजन है, ये भी थोड़ा जानने की कोशिश करूंगी। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद है परवेज खटक साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में। सर जहां से मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी, एक तो सर पहले थोड़ा सा ये कह दीजिएगा, आपने कहा कि के अंदर और भी छोटी छोटी बहुत सी जमातें हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को इस वक्त आप क्या एक रीजनल जमात के तौर पर ही इन्विजन कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि पहला फोकस सूबे से ही इसका आगाज करेंगे, या जो आने वाले इलेक्शंस हैं बाकी मुल्क के अंदर भी आप कोई तवज्जो करने के हवाले से सोच रहे हैं, या कैंडिडेट्स खड़े करने के हवाले से सोच रहे हैं? देखिए, इस वक्त मेरी पार्टी को बने हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। अब 3 महीने में सारा फोकस अपने सूबे पे दे रहा हूँ। जब मैं इधर सेटल हो जाऊंगा, इस इलेक्शन तो मुश्किल है कि मैं फेडरल में जाऊँ, तैयारी करूं। इस वक्त मैं सिर्फ सूबे में तैयारी करूं कि मेरे यहाँ ताल्लुक है, मैंने यहाँ लोगों काम किया, अल्लाह ने एक नाम दिया, और मैंने एक जुर्रत की है। कौन नई पार्टी बना सकता है? और ये गलतफहमी कि हमें किसी ने बनाया, ये जो लोग आते, मैं कम से कम 25-30 जलसे कर चुका हूँ। हर जलसे में 2,000-2,500 3,000 4,000 लोग आते हैं। वो लोग हैं जो मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, उनके अपने वोट है। अभी तो मैं अवाम का वो पार्टी नहीं बनी कि मैं जब आऊँगा और एक पॉलिसीज़ आएंगी तो अवाम में उसका असर होगा। लेकिन मैं 5 साल की कारकर्दगी लेकर जा रहा हूँ। मेरे पर कोई नहीं उंगली उठा सकता कि 5 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मैं वज़ीर आला था, या रिफॉर्म नहीं मिले, यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला लोगों को, या पुलिस ठीक नहीं हुई, या लोगों को इज्जत नहीं। आम आदमी से पूछें, गरीब बच्चों से पूछे कि स्कूल का क्या हाल था और मैंने कैसे चेंज किया, अस्पतालों में सेहत कार्ड दिया। इमरान खान को क्या पता था सेहत कार्ड क्या है? और गरीब लोगों का इलाज नहीं होता था, अस्पताल में डॉक्टर हाजिर किए, रिश्वत पे हाथ डाला, पटवारी को कंट्रोल किया, हर इदारे को मैंने रिफॉर्म किया। और मेरी एक सोच है, मैं किसी पे एहसान नहीं है, मैं सारी ज़िंदगी ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में, या मुझे अगर मौका मिले तो स्कूल ऐसा होना चाहिए, अस्पताल ऐसा होना चाहिए, सड़कों की क्वालिटी आप आकर देखें, बिल्डिंग्स की वो जो स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ देखें, उसके नक्शे देखें, वो सब कुछ में मैंने दिन रात काम किया। फिर दिन रात काम करने रिजल्ट के बाद इमरान खान ने जो सिला दिया, मेरे दिल में वो तकलीफ है, क्योंकि मैं उस रिफॉर्म्स को आगे लेना चाहता था। लेकिन थोड़ी सी ये ज्यादती नहीं है कि अगर आप ये कहें कि सेहत कार्ड का इमरान खान को क्या पता था? सपोर्ट जमात की होती है तभी, बेशक हो सकता है वो आप ही का ब्रेन चाइल्ड होगा, लेकिन सपोर्ट के बगैर तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नहीं, उनकी क्या सपोर्ट थी? सूबे से हमने फंड दिए, सूबाई फंड बजट से मैंने डाला, उनकी क्या सपोर्ट थी? मतलब वो तो BRT भी नहीं चाहते थे, वो तो मुखालिफ थे, मैंने किया। और जब वो तैयार हो गई तो उसने खुद कहा कि परवेज खटक ठीक था और मैं गलत था। तो इससे हर चीज़ में उसको तो खबर ही नहीं है, मैं क्या समझाऊँ? फिर बहुत ही डायरेक्ट हो जाएगा। मैं उसका लेवल देख चुका हूँ कि वो कितना उसका सोच है और क्या मुल्क है। अगर वो चाहता
तो इसमें कम से कम मैं अपने सूबे का नाम लेता हूँ। मुझे बताएं तहरीक इंसाफ, ये जो हमारे चंद लोग चीखें मारे, ये बताएं तो सही सूबे को इमरान खान ने क्या दिया, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट दिया। हमारे फाटा के लिए वादा किया गया था कि 100 बिलियन हर साल देंगे, हम सूबे वाले तैयार हो गए थे, पंजाब से नहीं दिला सके, फेडरल ने अपना हिस्सा नहीं दिया। तो ये तो ये जो ट्राइबल सेटल एरिया इसके तो दुश्मनी की है। अच्छा, आप कहते हैं सर सूबे को क्या दिया इमरान खान ने? एक राय इस वक्त ये एग्जिस्ट करती है, मैं जाहिर चाहती हूँ कि आप उसके ऊपर अपनी राय जरूर दीजिए, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की मकबूल तरीन जमात है। वो कहते हैं जी वर्कर्स कन्वेंशन वो करवा देते हैं बगैर इमरान खान के, तब भी वहां पर पूरा खैबर पख्तूनख्वा टूट पड़ता है। सर्विस करवाएं तो अवाम की फेवरेट जमात वहां पर पीटीआई साबित होती है। और आप कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए क्या, केपीके के लिए क्या किया है पीटीआई ने, तो फिर वहां पर उनका जो वजूद है, जो प्रेजेंस है, वो क्यों है? और आप तोड़ सकेंगे उस प्रेजेंस को? आपको किसने कहा कि सारा सूबा निकल आता है? 2-3 हज़ार लोग निकल आते हैं, तो क्या मतलब है यहाँ तूफान खड़ा हुआ? ये तो मैं अभी मुझे कहें घंटे के बाद मैं आपको 2000 लोग कहीं जमा कर दूं। नहीं सर, लेकिन देखें ना, वो फिलहाल एक लीडरलेस पार्टी है, लोग इसलिए इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि बगैर इमरान खान के लोग निकल रहे हैं। आप तो सब निकलेंगे, आप तो ये इलेक्शन आएगा, ये फूक मैं दिखा दूंगा, ये फूक इनकी निकल जाएगी। ये आप लोगों ने हवा खड़ा किया हुआ है कि इतने लोग आ गए, जरा उस उधर मौके पर तो देखें तो कितने लोग निकलते हैं। सर वो कहते हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में खंबा खड़ा करें तो पीटीआई के नाम पर तो वो जीत जाएगा। खंबा नहीं, अपने गधे खड़े करें, जो मर्जी करें। मैं निकला इसलिए कि इमरान खान की शक्ल दिखाऊं कि सारा झूठ का पलंदा है, हिप्नोटाइज किया हुआ है, कहानियां डाली हुई है। देखिए मैं अभी भी एक में कहा, इमरान खान हमेशा कहता था 3-4 पॉइंट से ज्यादा बात मत करो, रोज वही बात करो, लोगों के दिमाग में हैमर करो ताकि झूठ भी सच हो जाए। यही हुआ, हमारे लोगों को, मेरे जैसे लोग को बेवकूफ़ बनाया। मैं समझा कि नया पाकिस्तान बन रहा है, खुशहाली आ रही है। उसके जो झूठी कहानियां मैंने देखी, कैबिनेट में फैसले देखे, उसमें वो विजन ही नहीं है कि इस मुल्क के लिए करना क्या है। बस जो ब्यूरोक्रेसी पर ट्रस्ट करता है, ब्यूरोक्रेसी ने तो वही करना है जो कानून है। या कोई नए लोग जिसके पास पैसा है वो आते हैं, पैसे वाले को इज्जत करता है। ये अपने पीटीआई वाले से कभी पूछा तो मैं इमरान खान ने क्या इज्जत दी? उसको तो नफरत है इलेक्टेड लोगों से। मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे सामने का कि हैसियत मेरे ये कौन लोग होते। तो इनसे तो कभी हाथ भी नहीं मिला है, क्योंकि चूंकि उनका जाती वोट है ही नहीं, पीटीआई के वोट के लिए बैठे, तब इसलिए वो मैदान। मेरे साथ तो वो लोग आ गए जिनका अपना वोट है, मेरे साथ शामिल हो गए। 60% जो इलेक्टेड लोग थे सूबे में, मैंने शामिल कराए पीटीआई में। कोई इस तरह पीटीआई नहीं बढ़ी। और ये सूबे का ट्रेंड ही और है। आप लोगों को गलतफहमी है कि तूफान है, कोई तूफान नहीं। आप सारे जितने निकले ज़रा हिसाब करें, 2000-1500 से ज़्यादा लोग कोई नहीं। अब 1500 एक ज़िले में, आपको पता है कितना वोट होता है? जहाँ 1-2 कौमी असम्बली की सीटें होती है, वहाँ पर जनाब सिर्फ वोट 9 लाख होता है। जहाँ बड़े ज़िले वहाँ पर 20-20 लाख वोट होता है। और अगर आप उसके लोगों के हिसाब करें तो हर ज़िले में 25-30 लाख लोग हैं। उसमें 1500-2000 जमा करना तो कुछ भी नहीं है। ये निकाले ना, मैं तब मानूंगा कि जिले में निकले और 15-20 हज़ार लोग जमा करके। खट्टर साहब, लेकिन ये जो भी आप बात कर रहे हैं ना, इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद जो खुद उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए और कुछ 1-2 बयानात आपने भी दिए, उससे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब तो मजलूम थे, उनके तो हाथ में कुछ नहीं था। उन्होंने कहा जी कि मुझे तो जनरल बाजवा का नाम लिया कि वो कुछ नहीं करने देते थे। आपने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान थोड़ी था, वज़ीर आज़म तो आज़म खान था। फिर सारी चीज के लिए कसूरवार इमरान खान कैसे हो गए? इमरान खान मजलूम कैसे था? जुल्म तो वो करता था। मेरे सामने ये आर्मी चीफ को कहता है इसको गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करो। महीनों ये चल। किसको गिरफ्तार करो? मैं नाम तो नहीं लेता, जो गिरफ्तार हुए वो इसके कहने पर गिरफ्तार हुए। एंड में जनरल बाजवा मेरे सामने खड़े हैंड्स अप किया कि मैं बस नहीं कर सकता। ये कहता है कि इसको भी रगड़ो, इसको भी रगड़ो, इन सबको ख़त्म करो और मैं आ जाऊँ। वो एक डिक्टेटर है और उनको इस्तेमाल करता था। एंड में चीफ जो है हैंड्स अप कर गया कि बस मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो हर एक को कहता है भाई इन सबको ख़त्म कर दो और बस मैं रह जाऊँ। तो वो तो डिक्टेटर है यार। मैंने खुद देखा है कि वो जो ऑर्डर करता था। और खफा किस बात, नाराजगी किस बात पे हुई? नाराजगी यही थी ना। जैसे सीनियर और भी बहुत लोग हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और जो बात आप कर रहे हैं ऐसे ही अकाउंट से मेरे अकाउंट्स जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। सर फिर आप कहेंगे कि आपको क्या है सवाल, तो सर फिर हमारा पूछना बनता नहीं है बतौर मीडिया के, जब भी आपके सामने डिक्टेटरशिप चल रही थी डेमोक्रेसी के डिस्गाइज में, आप लोग उस वक्त क्यों नहीं बोले? उनके दौरे इक़्तिदार के बीच में क्यों नहीं आवाज उठाई? नहीं, मैंने बहुत चीजों पर, मैं वाहिद आदमी था कि कैबिनेट में भी इतराज करता था, जाती तौर भी करता था, बहस भी बड़ी होती थी। लेकिन खान साहब ऐसे है कि मैं चूंकि एजुकेशन में था, मैं उससे सीनियर था, मुझे कभी उसने सख्त जवाब नहीं दिया। मानता था। मैंने इकॉनमी पर भी ये उनसे बात की कि डॉक्यूमेंटेशन करें
कैबिनेट में बात की, मैंने कहा जो मैं अभी आपको बताता हूँ, इस मुल्क को जो लीडर डॉक्यूमेंट कर गया उसने मुल्क की शक्ल बदल देनी। जब तक पाकिस्तान डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जितने मर्जी चीखे मारो, फरिश्ते भी लेकर आओ, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपको जो मौजूदा इस मुल्क की सियासी लीडरशिप है उनमें से किसी में ये पोटेंशियल नजर आता है? क्योंकि आपने तो कह दिया कि आप तो फिलहाल सूबे पे फोकस करेंगे, मरकज में आपको इन सियासी जमातों में से किसी में ये पोटेंशियल नजर आता है जो आप कह रहे हैं वो ये कर गुजरे? नहीं, मुझे तो किसी से उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं टीवी में देख रहा हूँ, इनकी पॉलिसी देख रहा हूँ। पॉलिसी किधर है? आपने इनकी तकरीर सुने कि हमें मौका दो, हम फिर ये करें। भाई पिछला बताओ तो सही, ये मुल्क डूबा किसने, इसको डबोया किसने, इसको बेरोजगार किसने किया, इसमें महंगाई कौन लाया, कर्जे किसने लिए, शराइत कौन माना है, ये मुल्क को कौन इधर, दुनिया कहीं कहीं चली गई, हम तो डूबते जाए, लोग आसमान पे जा रहे हैं, हम जमीन में घुस रहे। तो कसूर तो किसी का होगा ना, कोई हवा में खुदा तो नहीं करता, खुदा तो जुल्म नहीं करता। इन्हीं लोगों ने कुछ अच्छी पॉलिसी नहीं दी, इंडस्ट्री नहीं लगाई, इन्होंने देखो हमारे दौर तो इंटरनेशनल रिलेशन भी ख़राब हो गए, सारी दुनिया से ताल्लुक भी ख़राब हो गया। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत टके की नहीं रही, क्योंकि हमारी आंखें नीचे, हम कर्जदार हैं, और फिर शर्तों पर फिर हम महंगाई करते हैं। वो जब कर्ज देते हैं वो कहते हैं हमें वापस चाहिए होगा, आप बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो। ये कोई खुद ब खुद नहीं हो रहा, ये इनके कर्जे लेने और उसको अयाशी में या गलत खर्च करने में ये नतीजा गरीबों आम लोग पे, आम लोग लुट गए। इस मुल्क के लोग तबाह हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो इस मुल्क को जिस तरह चलाया उसका नतीजा सामने, जिस लीडर ने अच्छा मुल्क चलाया वो चला गया। पीडीएम से जुड़ी जमातों का मौकफ है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो जमातें इसका सारा मलबा इमरान खान पे डालती हैं। वो कहती हैं आईएमएफ के साथ गलत निगोसिएशन, सख्त निगोसिएशन, उस मायदे की वायलेशन, उसके बाद किसी भी माशी पॉलिसी पर उनके अंदर अदम दिलचस्पी, उसके अंदर कोई फोकस ना रखना, जिसकी वजह से आज हम इस हालत पर पहुंचे हैं। नहीं, ये सारा गपशप है। देखें, मुझे याद है अयूब खान के दौर तक ये मुल्क तरक्की कर रहा था, कोई कर्जा नहीं था, खुशहाली थी, कारखाने लग रहे थे, हम बहुत आगे जा रहे थे। वो ममालिक जो हमसे आगे नहीं गए, वो हमारे पीछे थे। जब से ये सियासी मदारी आए, इन्होंने कर्जे लेने शुरू किए, वो कर्जे बढ़ते गए। तो हर दौर में कर्जा लिया गया, ये नहीं खाली इमरान खान ने, नवाज शरीफ के दौर में भी, जरदारी के दौर में भी, जो भी इस मुल्क में आया उसने कर्जे लिए। किसी ने कोई कर्जे कम किए, किसी ने कर्जा उतारा, किसी ने कोई अच्छी पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छी पॉलिसी दी कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए, डॉलर बढ़े, टैक्सेशन का अच्छा निज़ाम बन जाए, ताकि देखें सिंपल है, आप इस मुल्क में सही सिस्टम लाएं टैक्सेशन का, पाकिस्तानी रुपया आएगा, फिर आप एक्सपोर्ट में ड्यूटी ख़त्म करें, इंपोर्ट पे ड्यूटी ख़त्म करें, ताकि डॉलर आए और इंडस्ट्री चले। तो जब तक आपके पास पाकिस्तानी पैसा अगर होगा, जो जाली नहीं, जो जाली प्रिंटिंग, जो पाकिस्तानी पैसे को बढ़ाएंगे, फिर आप जो ड्यूटीज़ है उसको ख़त्म कर दें, आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, आप इंपोर्ट पर ड्यूटीज़ कम करें, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, तो मुकाबले में पाकिस्तान आएगा। अगर ये बैलेंस नहीं हुआ, ये याद रखना, मैंने बहुत सोचा है इस पर, बहुत डिस्कशन हुई, ये जब तक पाकिस्तान में ये बैलेंस ठीक नहीं होगा, जो मर्जी फरिश्ता लाओ ना, हम डूबते जा रहे हैं, डूबते जाएंगे। सर, असद उमर साहब को खैर लेकर आए थे इमरान खान साहब, बड़ा उनको मार्केट भी उन्होंने किया कि वो इस मुल्क के सबसे बेहतरीन माशी विजर्ड है, लेकिन हुआ उनसे भी कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को लाते हैं, मार्केट करते हैं, लेकिन बस की बात किसी की भी नहीं होती। ये जो सारे मसाइल आपने बताए, आप अपने मुखालफिन को आजकल कहीं ना कहीं देखते सुनते होंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने इसका हल तो बताया है सर, वो कहते हैं ये सारे पुराने सियासतदान जो है बैक सीट ले लें, नौजवान की आदत को आगे आने दें, ये इनके बस की बात नहीं है। देखिए बात ये, असद उमर या मैं या कोई कुछ नहीं कर, ये विजन और पॉलिसी वो लीडर देता है। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मेरा कोई वजीर का विजन नहीं था, मैं पॉलिसी देता था, फिर उनसे इम्प्लीमेंट करता था, उस वजह से रिजल्ट आया। अगर लीडर के पास विजन ही ना हो और औरों से पूछेगा तो फिर क्या लीडर हुआ, वो क्या खाक लीडर बनेगा। अब मैं बिलावल की बात करता हूँ, उसको मसला ये कि वो अपने बाप को कह नहीं सकता कि तुम बूढ़े हो गए हो, फारिग हो जाओ और रिटायर हो जाओ, वो इनडायरेक्टली अपने बाप को कह रहा है। हमारे पास उसका क्या हक है? मैं तो बात करता हूँ, जाएँ अपने बाप को घर में बैठाएं, ये हमारा तजुर्बा है, हम अपने सियासत करेंगे। ये कौन होता है कि हमें कहे सियासत मत करो? ये हम कहेंगे कि बच्चे सियासत छोड़ दे क्योंकि तजुर्बा कोई नहीं। बिलावल का क्या तजुर्बा है? गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ है, बिलियन रुपीस उसको मिले हैं तैयार में, हराम के 16 महीने इस मुल्क के वजीर खारजा रहे हैं। उन्होंने इस मुल्क के लिए जो डिप्लोमेटिक जिस तरह के उस पे थे वो मुलाकातों पर, और वो कहते हैं जी मैंने तो आइसोलेशन से बाहर निकाला है पाकिस्तान को पिछले 16 महीने में। कौन से मुल्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक है? कौन से मुल्क ने हमें इन्वेस्टमेंट कराई?
कौन से मुल्क के साथ इसने एग्रीमेंट किया कि हम इतने बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, और खाली मीटिंग्स क्या होती है? वज़ीर ख़ारजा जब जहाँ भी जाएगा दूसरा वज़ीर ख़ारजा उसे मिलेगा। उसने तो सारा वक्त बाहर निकाला है। उसने फॉरेन पॉलिसी मुझे एक तो दिखा दें कि इस मुल्क के साथ रिलेशन ख़राब था, अच्छा हो गया, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, मैं लेकर आया। कौन सी इन्वेस्टमेंट लेकर? इसमें जनाब आली हमारी फ़ौज का बहुत किरदार है, वो सारा कुछ वही कर रहे हैं। ये सारे ऐसी बातें करते हैं, इनकी तो कोई सुनता नहीं, इनकी हैसियत ही कोई नहीं। इस मुल्क में जो हमारी फ़ौज हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम करती है और लोकल भी काम करती है। तो खैर साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। व्यूअर्स, एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। सर, इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप से पीछे हट गए हैं। जो रीजन बताई गई वो यही बताई गई कि बल्ले का निशान खतरे में ना पड़े, इसलिए ये फैसला किया गया। इसको कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है इस मुल्क की सियासत से वो माइनस हो गए हैं अब, या जो उनकी जमात ने एक मौकफ अपनाया है वो कहते हैं जी वो माइनस नहीं हुए, ये एक आर्जी अरेंजमेंट है? वो तो उनका फैसला है, मुझे पता नहीं। माइनस होगा, माइनस प्लस अवाम ने करना है, कोई और नहीं कर सकता। निशान हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, निशान दूसरा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये फैसले अवाम ने करें, ना कोई माइनस करता है ना कोई प्लस कर सकता है। जब इलेक्शन आएगा पता चल जाएगा कौन माइनस है कौन। नहीं, लेकिन मैंने के सवाल इस पर्सपेक्टिव में पूछा कि जाहिर है आपको पता है उनके ऊपर बहुत सारे कानूनी मामलात भी हैं। आप ये अपनी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? आने वाले इंतखाबात में आप इमरान खान साहब को मैदान में देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जितनी कानूनी उलझने हैं नहीं, इस दफा उनको मौका नहीं मिलेगा? देखिए, केसेस तो बड़े डेंजरस हैं, 2-3 केस। एक तो शाखाना का बड़ा खतरनाक है, एक साइफर का बहुत ही खतरनाक है, जो हमने कुरान कसम ओथ लिया है, ओथ के खिलाफ वर्जी हुई है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई। तीसरा 190 मिलियन पाउंड्स का केस बहुत ख़तरनाक है कि मैं सरकार का पैसा आपके जेब में डाल दूं और कहूँ ये वापस ले लो। तो ये 2-3 केसेस जो मुझे पता है, ये इससे बचना बड़ा मुश्किल है और फैसला अदालत ने करना है। हम तो अपने कमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन जो मैं नज़दीक से उसमें देखा है तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। आपको लगता है उसके लिए मुश्किलात होंगी? सर, पार्टी के अंदर, क्योंकि जाहिर है मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, पार्टी का आप बहुत अरसा हिस्सा रहे, आपको उस पार्टी की डायनामिक्स की बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि आपने एक स्टेटमेंट भी दी इस इशू के हवाले से। आपने कहा कि खानदान के अंदर अब एक लड़ाई शुरू हो जाएगी पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के। उनके खानदान में सर कौन है जो आपस में लड़ेगा, वो भी सियासी जमात के लिए? मैंने कभी नहीं कहा इमरान खान तो खानदान सियासत, खाली बहनें हैं उसकी, और ये किसी और ने कहा होगा कि खानदान के उसके घर वाले और उसके बहनों की लड़ाई, वो तो आप देख रहे हैं जो हो रहा है। मैंने कभी नहीं कहा, मुझे कभी किसी के खानदान पे मैंने बात नहीं करनी। तो आप, और आपको इस तरह की किसी चीज़ का कोई इल्म भी नहीं है? नहीं, मुझे कोई इल्म है, आपके टीवी से देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं किसी की ज़ाती अटैक नहीं, मैं पॉलिसीज़ की बात करता हूँ। अगर उसकी अच्छी पॉलिसी होती है, मुल्क आज कहीं ना कहीं चला जाता। किसी पार्टी की पॉलिसी बता दें, और अभी भी कहते हैं कि हमें और मौका दो और मौका दो और डबो दो, बस बेड़ा गर्क हो जाए और बस यही हुक्मरानी करते रहें। मेरी दुआ है अल्लाह, चाहे मैं बेईमान हूँ, अल्लाह मुझे कभी कामयाब ना करे। अगर इस मुल्क का हमदर्द नहीं हो, अल्लाह मुझे कामयाबी नहीं। अगर मैं चोर हूँ, हराम खाता हूँ, अल्लाह इसी वक्त मुझे बेड़ा गर्क कर दे। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इस मुल्क के ईमानदार लीडर लाए। दुनिया की तारीख से हमें सीखना चाहिए कि ईमानदार लीडर ही इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। सर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोई फेसेस हुआ करते थे एक जमाने के अंदर, वो तो सारे कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब कोई चेहरा बनने की कोशिश में दिखाई देते हैं। हम तो खुद भी फ्रैंकली आपसे कहूँ तो उनसे अभी रिलेट नहीं कर पा रहे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैसे फेस है, लेकिन वो बड़े पुरएतमाद हैं। वो कहते हैं जी कोई आए सामने मैदान में केपीके में, मैं देख लूंगा, मैं हूं ना। हाँ, बदमाश है। बदमाशी से काम नहीं चलेगा यार। ये जो पीटीआई में नया नया, या मैंने बड़े देखे, ये उठते हैं और फिर इमरान खान जो काटता है ना, फिर इसका बाप दादा याद करेगा, वो ज़मीन में भी घुसाता है। ये जो अभी चेयरमैन बनाया, कमाल है। कोई और बंदा मिला ही नहीं, इसको तो मैंने शामिल कराया। साल डेढ़ सवा साल पहले हमने कहा एक वकील की ज़रूरत है, चलो हमारे साथ काम करो। मैं उस असद कैसर लेकर गया, उसको शामिल किया, पीपल्स पार्टी से लेकर आए। आज पीटीआई में कोई इंसान का बच्चा ही नहीं है जो चेयरमैन बन जाए। शर्म आनी चाहिए हमारे सारे जो पीटीआई के लिए भाग दौड़ करें। तुम्हारी हैसियत टकी ही नहीं रही, कहीं से उठाकर तुम्हारे ऊपर बाप बिठा दिया। ये तो लेकिन आपके लाए हुए लोगों पर अभी तक खान साहब एतमाद कर रहे हैं? नहीं, वो खान साहब चाहता है कि ऐसा आदमी हो कि मैं कहूँगा सिट तो सिट और कहूँगा स्टैंड तो स्टैंड। तो बस वो डिक्टेटर आदमी है, वो किसी को उठने कहाँ देता है। जो लीडरशिप की पूरे मुल्क में एक शोर है, एक बहस है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जिसे देखें वो लेवल प्लेइंग फील्ड की तलाश में। आपने कहा कि होती क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड? ना मुझे कोई कमी लग रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, ना मुझे पता है वो क्या होती है।
जो जिससे मांगने वो मांग लेने, चले जाए। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि इनको कोई जिता के दे। ये ऐसा कोई नहीं हो सकता। मैं जलसे कर रहा हूँ, मेरे लिए तो कोई बंदे लेकर नहीं आ रहा। मेरे साथ लोग शामिल हो रहे हैं, कोई लेकर, जिनके पास अपना वोट है, ताकत है, वो मेरे साथ आ रहे हैं। जिनके पास नहीं है, क्योंकि ये जो पीटीआई के लोग इस वक्त मैदान में, इनमें 5-10% को अलग करके किसी की अपनी ग्राउंड पे हैसियत नहीं है। बगैर पीटीआई के वोट ये 0 है। तो मैं खुद उनको रब्ता नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है हर हलके का, हर बंदे का, हर सियासी शख्सियत का इस सूबे में मुझे पता है कि लोकली उसकी पोजीशन क्या है। मैं उधर जा रहा हूँ जहाँ पर लोकल लोग तगड़े। मैं चूँकि ऐसा टाइम ही नहीं है, मुझे तो इस वक्त इलेक्टेबल चाहिए। और उसके बाद आगे जो मैं पहला जो काम किया उस बेस पर मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, तकरीरें कर रहा हूँ कि हमने ये किया और इसको आगे लेके जाना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है। सर, इस मुल्क के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी तारीख ऐलान हो चुका है। इदारे मुसलसल कह रहे हैं इस बहस में मत उलझें, ये बात ना करें, ये जो एक केओस है ये क्रिएट ना करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आवाज उठ जाती कि पता नहीं इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंट हैं? आपको कोई ऐसा भाम नहीं है इलेक्शंस के इनेकाद को लेकर? देखिए, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन को चेंज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मुझे तो फ़ायदा है अगर इलेक्शन डिले हो जाए। मेरी तो नई पार्टी है, मुझे तो उम्मीद है कि ये उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन आगे होगा, लेकिन होप है कि अगर इलेक्शन अच्छा हो जाए, लेट हो जाए सॉरी, तो वो मेरे फ़ायदा है, मैं और काम कर लूँगा। लेकिन आपको लगता है कि इलेक्शन बर वक्त होगा? सर, वक्त खत्म हो रहा है, आखिर में बस ये कह दीजिए, इलेक्शन आप कह रहे हैं बर वक्त होगा, आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे तो नहीं लगता मिसिंग है। एक और जो बात मुसलसल की जा रही है वो ये कि नवाज शरीफ सिस्टम के लाडले हैं, उन्हें लाया गया, इस पर आपकी क्या राय है? आप इसको कैसे देखते हैं? तो देखिए, आप सादी सी बात है, पीडीएम ने हुकूमत क्यों ली? जो हालात थे और जो हालात कर गए, वो अपना भी बेड़ा गर्क कर गया और सारी पीडीएम का बेड़ा गर्क कर। वो तो आया इसलिए कि अपने केसेस ख़त्म करे, नैब से फारिग हो जाए। तो आया, उसने भी केसेस ख़त्म किए, उसकी चोरी छुप गई, वो फरिश्ता बन गया, साफ़ सुथरा बन गया, अरबों रुपए का, खरबों का मालिक बन गया। हुकूमत ली और कानून बदला, नैब को तबाह कर दिया, उसमें केसेस में बरी हो रहा है, रोज़ाना अदालतों से बरी हो रहा है, गवाह कोई नहीं। मतलब लाडले हैं जी? तो आप ये कह रहे हैं कि लाडले हैं फिर नवाज शरीफ साहब? लाडले वही होता है ना जो हुकूमत चलाता है, उसी की लाठी होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपके वक्त के लिए मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वरना मजीद आपसे जरूर बात करती। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, हमारे साथ परवेज खटक साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह हैं। तफसील से हमने जो इस वक्त उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी कैंपेन है, नई पार्टी को लेकर, दीगर भी कुछ जो हमारे नेशनल इशूज हैं उन पर उनसे उनकी राय ली। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।